वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आशीष सर। इस चैनल पर बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को दबाकर हर वीडियो की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर पाइए। थैंक यू। कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, ठीक है। हम लोगों को ये टॉपिक्स बहुत अच्छी तरीके से मालूम है क्योंकि इंट्रोडक्शन से लेके हम लोग ने अभी तक वही पढ़ा है, ठीक है। लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्सेस मतलब क्या, जीएसटी किस पर चार्ज किया जाना है, जीएसटी किस पर चार्ज नहीं करना है, कितना % टैक्स लगेगा, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, कितने टाइप के जीएसटी होते हैं, सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को बताओ जीएसटी के कितने टाइप्स है। 4 टाइप्स है, CGST, SGST, IGST और UTGST। सिंपल हाँ ना। तो इंट्रा स्टेट सप्लाई पे कौन सा लगेगा? इंट्रा CGST और SGST। इंटर स्टेट सप्लाई पे IGST लगेगा। क्लियर। यूनियन टेरिटरीज के ट्रांजैक्शन में क्या लगेगा? UTGST। जहां पे 2 यूनियन टेरिटरी इन्वॉल्व रहेगी वहां पे क्या लगेगा? IGST। 2 स्टेट्स इन्वॉल्व रहेंगे क्या लगेगा? IGST लगेगा। सिंपल। तो अपने को इतना तो मालूम है कि GST कब कहां पर किस पर लगाना है। जब आपका प्लेस ऑफ सप्लाई और लोकेशन ऑफ सप्लाई, ठीक है, जब प्लेस ऑफ सप्लाई और लोकेशन ऑफ सप्लाई 2 डिफरेंट स्टेट्स होगी या 2 डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज होगी तो वहाँ पे IGST लगेगा। और जब प्लेस ऑफ सप्लाई और लोकेशन ऑफ सप्लाई दोनों ही सेम स्टेट का होगा तो वहाँ पे क्या लगेगा? CGST और IGST लगेगा, सॉरी SGST लगेगा। क्लियर। तो आपको क्या करना है कि GST किस पर लगाया जाता है? सबसे पहले GST इज इम्पोज्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर। जीएसटी किस पर लगाया जाता है? गुड्स और सर्विसेज के ऊपर लगाया जाता है, ठीक है। व्हाट इज गुड्स? ठीक है, व्हाट इज गुड्स? गुड्स होता क्या है? गुड्स का डेफिनेशन क्या है? गुड्स का डेफिनेशन क्या है? भूल गए? कोई बात नहीं, हम याद दिला देते हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 निकालो, डेफिनेशंस। उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको याद हो जाएगा पूरा, वापस रिकलेक्ट हो जाएगा। मिला? पेज नंबर 24 मिला क्या? प्रॉब्लम? चलो ध्यान से। गुड्स का मतलब क्या होता है? गुड्स मीन्स एनी काइंड ऑफ अ, ठीक है, मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव होती है, ठीक है। तो एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी जो एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सकते हैं हम लोग? मूव कर सकते हैं। अब मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर 3 चीजें आती है। कितनी चीज आती है? 3। एक होता है ग्रोइंग क्रॉप्स। ग्रोइंग क्रॉप्स। सर ग्रोइंग क्रॉप्स मतलब क्या होता है? ग्रोइंग क्रॉप्स, अरे जो फसल उगती है उसको हम लोग क्या होता है? ग्रोइंग क्रॉप्स बोलते हैं। एक्शनेबल क्लेम, एक्शनेबल क्लेम क्या बोलते हैं? एक्शनेबल क्लेम को हम लोग और किस बात? एक्शनेबल क्लेम को हम लोग और क्या क्या कह सकते हैं? अरे बेटा, जब किसी एक प्रॉपर्टी दूसरी प्रॉपर्टी को बेच ही, यानी किसी चीज को अगर हम लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह बेच दिया जाएगा तो ऑब्वियसली वो क्या हो गया? ट्रांसफर हो गया। बट ट्रांसफर बाय व्हाट? टेम्परेरी और परमानेंटली? परमानेंटली। इसका मतलब हम लोगों ने उसको क्या किया था? सेल। तो ट्रांसफर ऑफ राइट, जब ट्रांसफर ऑफ राइट आ जाता तो वो भी एक्शनेबल क्लेम माना जाता है, ठीक है। लॉटरी मालूम है? बेटिंग मालूम है? वो भी एक तरीके का क्या रहेगा? आपका गुड्स रहेगा ना। गैम्बलिंग वगैरह करते मालूम है? इसमें से कितने लोग हैं जो होली के दिन बैठने पत्ता खेलने वाले? ठीक है। और थर्ड आता है ग्रास और एनीथिंग, ग्रास और
एनीथिंग अटैच्ड टू द लैंड, जमीन से लगी हुई कोई भी चीज, ठीक है, वो भी क्या माना जाएगी? गुड्स। क्लियर? जमीन और जमीन से लगी हुई कोई भी चीज, बट इसके अंदर एक्सक्लूड किया गया बेटा, एक्सक्लूड, ठीक है। एक्सक्लूड कितनी चीजों को किया गया? 2 चीजों को। कौन कौन सा? मनी एंड सिक्योरिटीज को छोड़कर। अरे प्रॉब्लम, मनी और सिक्योरिटीज को छोड़कर। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि अगर गुड्स का आपको 2 डेफिनेशन आया तो आप लोग ऐसा लिख सकते हो कि गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ अ मूवेबल प्रॉपर्टी विच इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स, एक्शनेबल क्लेम्स एंड ग्रास और एनीथिंग विच इज अटैच्ड टू द लैंड, ठीक है, फुल स्टॉप। इट एक्सक्लूड मनी एंड सिक्योरिटीज। क्लियर? अब ये गुड्स हो गया। व्हाट इज सर्विसेज? व्हाट इज सर्विसेज? बेटा सर्विसेज के लिए आ जाओ, पेज नंबर 29। कितनी याददाश्त कमजोर है आप लोगों की, ठीक है। ध्यान से देखो बेटा, ये आपका गुड्स हो गया, ठीक है। सर्विसेज मीन्स एनीथिंग services means anything, ठीक है, which we are doing for money or money's consideration। ऐसी कोई भी तरीके की सर्विस या ऐसी कोई भी तरीके की एक्टिविटी which is related to money और money's consideration, ठीक है। सपोज आप आ रहे हो, आप यहाँ पे लेक्चर पढ़ रहे हो, लेक्चर पढ़ने के बाद आप बदले में आप लोग क्या दोगे? फीस दोगे, तो वो कंसिडरेशन हुआ, ठीक है। कोई मुझे फीस नहीं देगा, कोई बोला सर पेटीएम करूंगा, चलो वो भी कंसिडरेशन माना जाएगा। कोई बोला सर चेक दूंगा, वो भी कंसिडरेशन माना जाएगा। डेबिट बैलेंस, डेबिट नोट या क्रेडिट नोट इशू करा, वो भी कंसिडरेशन माना जाएगा। कोई बोला सब प्रॉमिस देके जाएगा, प्रॉमिस बिल ऑफ एक्सचेंज देकर जाएगा, वो भी आपका कंसिडरेशन माना जाएगा, ठीक है। कोई बोलेगा सर एक काम करता हूँ सर, मेरे पास पैसा नहीं है देने के लिए, कल से मैं आपके यहाँ पे एग्जामिनेशन करने के लिए आऊंगा, मेरा जो भी चार्जेस है ना आप मेरे फीस में एडजस्ट करते रहना, वो भी क्या माना जाएगा? कंसिडरेशन माना जाएगा, ठीक है। तो एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी विच इज रिलेटेड, ठीक है, फॉर रिलेटेड विथ मनी और मनीज कंसिडरेशन, पैसा या पैसे का कोई जरिया भी जुड़ा रहेगा, तो वो सारी चीजें किसमें इंक्लूड रहेगी? सर्विसेज में, ठीक है। सर्विसेज मीन्स एनीथिंग विच इज इंक्लूडिंग, क्या क्या इंक्लूड रहेगा? देखो वहाँ पे डेफिनेशन देखो दिया आपको, इंक्लूडिंग क्या क्या? एक्टिविटीज, क्या बेटा? एक्टिविटीज रिलेटिंग टू यूज ऑफ मनी or its conversion for a consideration, बट इसमें 3 चीजों को एक्सक्लूड किया गया है। सबसे पहला गुड्स, दूसरा मनी और तीसरा सिक्योरिटीज। अरे समझा? सर्विसेज मीन्स एनीथिंग विच इज एनीथिंग, ठीक है, या एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी रिलेटिंग टू द यूज ऑफ मनी और इट्स कन्वर्जन फॉर कंसिडरेशन, बट इट शुड एक्सक्लूड गुड्स, मनी और सिक्योरिटीज। तो जब आप गुड्स एंड सर्विसेज में डील करते हो तो वहां पे जीएसटी का प्रोविजन आ जाता है बाय डिफॉल्ट। और फिर जीएसटी का प्रोविजन आने के बाद वही चालू हो जाता है, सर कौन सा जीएसटी लगेगा? आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, क्या लगेगा? वो आपको प्लेस ऑफ सप्लाई, क्या रेट ऑफ रेट से लगेगा, उसके लिए टाइम ऑफ सप्लाई लग जाए। तो आपको लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्सेस में यही सब आ जाएगा कि कितना % ऑफ टैक्स, कितना % ऑफ गुड्स के ऊपर लगेगा, कितना सर्विसेज के ऊपर लगेगा, कितना कैलकुलेशन के बेसिस पे क्या होगा, वही सारी चीज आपको लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स में पढ़नी है, ठीक है। कम टू द पॉइंट, पेज नंबर 78 देखो बेटा, पेज नंबर 78। मिला क्या? पहला क्या दिया है? लेविड ऑन। सीजीएसटी बेटा किस पे लगता है? इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ
गुड्स एंड सर्विसेज या बोथ, इंट्रा स्टेट, क्या बोला मैंने, इंट्रा स्टेट। जहां पे CGST लगेगा वहां पे क्या लगेगा, SGST भी लगता है, क्लियर। और जहां पे IGST लगेगा वहां पे इंटर और इंट्रा का वहां पे सिर्फ इंटर पे ध्यान देने का है, इंट्रा के लिए तो C और S लगेगा, क्लियर, हाँ ना। सेकंड क्या है, कलेक्टेड एंड पेड बाय, कौन पे करेगा बेटा, जिसको टैक्स लगा है वो टैक्सेबल पर्सन विल बी गोइंग टू पे द GST। सप्लाई आउटसाइड द परव्यू ऑफ टैक्स, अरे बेटा किस चीज को GST के दायरे के बाहर रखा गया है, पहला अल्कोहलिक कंजम्पशन, याद है GST के डेफिनेशन में था, याद है कि नहीं, कि व्हाट एनी काइंड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड, ठीक है, कोई भी तरह के गुड्स एंड सर्विस अगर हम लोगों ने प्रोवाइड किया है, सब चीज है, लेकिन एक्सक्लूडिंग अल्कोहलिक कंजम्पशन फॉर ह्यूमन पर्पस, ह्यूमन कंजम्पशन रहेगा तो दारू, मदिरा पान और मदिरा सेवन रहेगा, ठीक है, मस्त एकदम लीन होकर बैठ गए तो वो सब अपना गुड्स एंड सर्विसेज चलता नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर ऑटोमेटिकली सेंट्रल का कंट्रोल है, तो सेंट्रल उस पर क्या लगाती है, एक्स्ट्रा स्पेशल टाइप ऑफ टैक्स लगाती है, क्लियर। वो GST के दायरे में अभी तक आया नहीं है, क्लियर। वैल्यू ऑफ लेवी, ठीक है, कौन सी चीजों पर टैक्स लगेगा, ट्रांजैक्शनल वैल्यू, कौन सी वैल्यू पे, ट्रांजैक्शनल वैल्यू या असेसेबल वैल्यू, याद है कि नहीं, वैल्यू ऑफ सप्लाई करने के टाइम पे हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कि आप कोई भी गुड्स खरीदते हो उसका जो वैल्यू होगा वो आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू होगा, कौन सा वैल्यू, ट्रांजैक्शन वैल्यू। ट्रांजैक्शन वैल्यू के बाद अगर आपको अदर देन GST, कौन सा, अदर देन GST कोई भी तरीके का एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ेगा तो उसको प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे, प्लस, याद है कि नहीं, लोकल बॉडी टैक्स रहेगा तो प्लस करो, वैल्यू ऑफ सर्विस में बताया था, वैल्यू ऑफ सप्लाई में, कि आपको जो वैल्यू दिया रहेगा वो आपका ट्रांजैक्शनल वैल्यू है, उसके बाद किसी भी तरीके का टैक्स रहेगा अदर देन GST उसको प्लस करो, उसके बाद आपको किसी कोई भी एक्सपेंसेस रहेगा, कमीशन, ब्रोकरेज, पैकिंग चार्जेस, डिलीवरी चार्जेस, इस तरीके के एक्सीडेंटल एक्सपेंसेस रहेगा तो उसको क्या करो, प्लस करो, और अगर कंडीशनल डिस्काउंट रहेगा तो उसको क्या करने का, माइनस। ये सब चीज करने के बाद आपको क्या लगेगा, टैक्स, सिंपल। तो यही चीज अपना क्या है, ट्रांजैक्शनल वैल्यू कहा जाता है। सप्लाईज ऑन विच टैक्स टू बी लेविड विथ इफेक्ट फ्रॉम अ नोटिफाइड डेट, मतलब ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन पर अभी GST नहीं लगा हुआ है लेकिन लग सकता है फ्यूचर में, मतलब ऐसी कौन सी चीजें हैं जिस पर GST अभी तक नहीं लगा है बट फ्यूचर में लग सकता है, अगर GST काउंसिल ने किसी तरीके का नोटिफिकेशन देगी तो। समझा क्या बोला मैंने, ऐसी कौन सी चीजें हैं जिस पर अब तक GST नहीं लगा है लेकिन GST काउंसिल उस पर विचार विमर्श कर रही है, बातचीत कर रही है, और जिस दिन नोटिफिकेशन आ गया उस पर GST लगेगा। तो पहला है आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट, कौन सा, पेट्रोलियम, मतलब पेट्रोल, डीजल, ठीक है, क्रूड ऑयल, ठीक है, क्या वो सब कुछ आ जाएगा इसके अंदर। सेकेंड, हाई स्पीड डीजल, हाई स्पीड डीजल का मतलब हाई स्पीड क्या होता है, वही पूछ रहा हूँ, हाई स्पीड डीजल का मतलब, डीजल दो तरीके का होता है पता है ना, एक प्योर होता है और एक ऐसा, मतलब एक सादा पेट्रोल और एक ऐसा स्पीड पेट्रोल बोलते हैं। मोटर स्पिरिट, जिसको हम लोग नॉर्मल वर्ड में पेट्रोल एंड जो हम लोग ने डिस्कस किया अभी, नेचुरल गैस और एविएशन टर्बाइन फ्यूल, ये 5 ऐसी चीजें हैं, ठीक है, जिस पर GST अभी तक लगा नहीं है लेकिन जिस दिन नोटिफिकेशन आ गया उस दिन क्या लग सकता है, GST लग सकता है। सेकेंड, नेक्स्ट, टैक्स पेएबल अंडर रिवर्स चार्ज, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, notified by the government of recommendation of the GST council, supply of taxable goods or services or both by an unregistered supplier to a registered person, यानी रिवर्स चार्ज, ठीक है, पे कर, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में भी आपको टैक्स पे करना पड़ सकता है, ठीक है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में भी आपको टैक्स पे करना पड़ सकता है। कब, ध्यान से देखो एग्जाम्पल, क्योंकि हम लोग ITC की तरफ बढ़ेंगे तो हमको ये इंपॉर्टेंट रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, रणवीर सिंह का नाम सुना है, अरे अब तो सर मन लगा रहेगा, यहाँ पर दिया जाए उदाहरण काल्पनिक है, इसका वास्तविकता से कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है।
पहले डिस्क्लेमर डाल दे रहा हूँ, नहीं तो बाद में केसेस हो जाएगा तो टेंशन हो जाएगा मेरे को। वैसे पब्लिसिटी हो रही है भाई साहब की। रणवीर सिंह जो है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि रणवीर सिंह अपने एक्टिंग करियर से बहुत अच्छा खासा पैसा वैसा कमाने के बाद अब बुढ़ापे का टाइम आ गया है, ऐसा माना जाएगा। ऐसे 30 साल बाद बुढ़ापे के टाइम में उन्होंने बोला कि अभी भाई मैं करूँगा क्या, तो उन्होंने सोचा मैं एक फैक्ट्री ओपन करूँगा क्योंकि मुझे फैशन सेंस बहुत अच्छा है, तो मैं फैशन डिज़ाइनर बनूंगा। हंसने को आ रहा है, हंस लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अपने को भी सबको अच्छा मालूम है फैशन सेंस उसका अच्छा है। एग्जाम्पल, अब भाई साहब क्या कर रहे हैं पता है, इन्होंने एक फैक्ट्री डाला है। क्या डाला है? अब बेटा चल बता, फैक्ट्री यानी कपड़े का फैब्रिक की फैक्ट्री डाल रहा है, कपड़ा बनाने वाले हैं। तो कपड़े की फैक्ट्री बनाने के लिए क्या क्या लगेगा, कपड़ा बनाने के लिए क्या क्या चीजें लगेगी? 3 चीजें। सबसे पहले रॉ मटेरियल, सिंपल, मशीन, और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लोगों की मदद, प्रोफेशनल सर्विसेज। सही सर, कौन सी प्रोफेशनल सर्विसेज? नहीं लगती सर, प्रोफेशनल सर्विसेज नहीं लगेगी क्या? मैं छोटा मोटा पान पट्टी नहीं चालू कर रहा है, फैक्ट्री स्टार्ट कर रहा है, तो ऑब्वियसली प्रोफेशनल सर्विसेज में चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्विस ऐड हो जाएगी। ठीक है, लीगल एडवाइजर की सर्विस ऐड हो जाएगी। एक बंदा रहेगा जो रणवीर सिंह के लिए प्लॉट देखेगा, उसके लिए बुकिंग करेगा, उसके लिए उसका ट्रांजैक्शनल करेगा, स्टैम्प ड्यूटी वगैरह पे करेगा, तो अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी देगा ना। एज अ ब्रोकर भी बोल सकते हैं उसको, ब्रोकर भी अपनी सर्विस देगा। तो प्रोफेशनल सर्विसेज। तो फैक्ट्री स्टार्ट करने के लिए भाई साहब ने क्या किया? 3 सर्विसेज इंजॉय किया, और ये तीनों के बाद इसका लैंड हो गया, सब कुछ होने, रॉ मटेरियल, मशीनरी, ये सब लगेगा। अब देख, फैक्ट्री स्टार्ट करने के लिए 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी, उसने 3 चीज़ों के ऊपर खर्चा किया। रॉ मटेरियल के ऊपर उसने 25 लाख रुपए का खर्चा किया। कितने का? 25 लाख रुपीस का खर्चा किया। इसके ऊपर उसको 10% जीएसटी भरना पड़ा, 2.5 लाख रुपया जीएसटी हो गया। कितना? सपोज एग्जाम्पल 10% जीएसटी होगा तो 2,50,000 विल बी द जीएसटी अमाउंट। मशीनरी लेकर आया, 60 लाख रुपए की मशीनरी लाया। 20% के हिसाब से भाई साहब को 12 लाख रुपए क्या भरना पड़ा? जीएसटी भरना पड़ा। ठीक है, और प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर्स, ठीक है, लिक्विड, ये अंडर, ये सब कुछ करके उसने कुछ सर्विसेज इंजॉय किया, और सर्विसेज का उसको नेट जीएसटी पे करना पड़ा 1 लाख रुपीस। सीधी बात है। ये सारे खर्चा करने के बाद, ये जीएसटी वगैरह सब पे करने के बाद फाइनली उसका बिजनेस क्या हो गया? सेट हो गया। अब ये भाई साहब करेंगी क्या फैक्ट्री में? क्या करेंगे? प्रोडक्ट बनाएंगे, कपड़े बनाएंगे, और कपड़े बनाने के बाद किसको बेचेंगे? किसको बेचेंगे? कस्टमर को बेचेंगे। तो जब ये कस्टमर को बेचेंगे तो कस्टमर से ये क्या चार्ज करने वाले? प्राइस प्लस जीएसटी। सिंपल, हाँ ना, प्राइस प्लस जीएसटी। इसका मतलब बिजनेस सेटअप करने के टाइम पे इन्होंने भाई साहब ने 3 चीज़ों की सर्विसेज ली। कितनी चीज़ों की? 3। बेटा, रॉ मटेरियल को उन लोग नाम देते हैं इनपुट। क्या देते हैं? रॉ मटेरियल आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, बार बार आना, आएगा बार बार जाएगा, तो उसको इनपुट ऑफ गुड्स बोलते हैं। इनपुट ऑफ गुड्स, सिंपल। मशीनरी बार बार खरीदना पड़ता है क्या? नहीं, इसको कैपिटल गुड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपिटल गुड्स। सिंपल। और बिजनेस के लिए कर रहा है बेटा, बिजनेस के लिए खर्चा कर रहा है। और ये हो गए आपके इनपुट सर्विस। कौन सी सर्विस? अरे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सर्विस ले रहा है, तो इनपुट सर्विस बोलेंगे। ठीक है, अब ये सब 3 चीजों पे उसने खर्चा किया, 3 जगह पे टैक्स भरा। माल बेचने के बाद कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट करेगा। ठीक है, जीएसटी क्या करेगा? कलेक्ट करेगा। तो जीएसटी कलेक्ट करेगा तो जीएसटी कलेक्टेड, ठीक है, कलेक्शन माइनस जीएसटी ऑलरेडी पेड। इस तरीके का वो एडजस्टमेंट करने के बाद एक नेट अमाउंट उसको आएगा। या तो वो जीएसटी पेएबल होगा या तो वो जीएसटी रिसीवेबल होगा। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या कहते हैं? इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्लियर? क्या कहा मैंने?
कि अगर मैंने एसी खरीद के लेकर आया फॉर क्लासेस के लिए लेकर आया, ठीक है, तो क्लासेस क्या हो गया मेरा बिजनेस पर्पस। और अगर मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूं और मैंने मेरे बिजनेस के लिए कोई भी असेट्स खरीद के लेकर आया तो क्या मुझे उसका आईटीसी मिलेगा? हाँ। और अगर मैं अनरजिस्टर्ड पर्सन हूं, मैंने एक एसी खरीद के लेकर आया, उस पे मैंने जीएसटी भी भर के आया, लेकिन क्या मुझे उसका आईटीसी मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं क्या हूं? अनरजिस्टर्ड पर्सन हूं। तो गवर्नमेंट आपको तीन कंडीशन डालता है। पहला, आप रजिस्टर्ड होने चाहिए। क्या होने चाहिए? रजिस्टर्ड। ठीक है, आप क्या होने चाहिए? और जैसा कि आप सबको मालूम है, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए लिमिट क्या है? 20 लाख, यानी आपका टर्नओवर 20 लाख या उसके ऊपर होना चाहिए। समझा? अगर आपका टर्नओवर 20 लाख या उसके ऊपर है तो आप जीएसटी के दायरे में ऑटोमेटिकली आ जाओगे, लेकिन आपको उसके लिए क्या कराना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन। सर, अगर मेरा टर्नओवर 20 लाख क्रॉस नहीं हो रहा है और मैं जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना चाहता हूं, तो क्या मैं जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ले सकता हूं? यस, हाँ ले सकते हैं। वॉलेंट्री। गवर्नमेंट ने थोड़ी ना बोला है कि अपने पैरों पे कुल्हाड़ी भी नहीं मार सकते। आप मार सकते हैं ना। आप बोल रहे हो कि मैं बिजनेस के ऊपर खर्चा करने वाला हूं, तो याद रखो आपका टर्नओवर 20 लाख के नीचे नहीं है। आपने आईटीसी को ध्यान में रखते हुए कि मैं जहां भी जाता हूं बिजनेस के लिए जो भी सामान खरीदता हूं उस पर मैं टैक्स भर के रखता हूं। अगर मैं रजिस्ट्रेशन ले लेता तो मुझे उसका आईटीसी का बेनिफिट मिलेगा। इस पर्पज से आपने क्या किया? रजिस्ट्रेशन करा लिया। लेकिन जब आपके साथ ये घटना हो गई, उस दिन से आपके साथ एक और घटना जुड़ गई कि आप जितना भी सेल करोगे उस पे भी जीएसटी लगाना पड़ेगा, यानी आपके सेल वैल्यू का वैल्यू क्या होने वाला है? बढ़ जाने वाला है। ठीक है, तो इसीलिए टर्नओवर 20 लाख के नीचे नहीं है। नीचे है तो आप लोग कोई ज्यादातर लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कराते। लेकिन अगर आपको आईटीसी का बेनिफिट एंजॉय करना है, जिसमें आप सेल कम करते हो और आरसीएम का यानी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का फायदा लेकर, ठीक है, आईटीसी का बेनिफिट लेना चाहते हो, तो इन दैट कंडीशन आप क्या कर सकते हो? रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। क्लियर? पहला, 20 लाख का टर्नओवर क्रॉस हुआ, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। 20 लाख का टर्नओवर क्रॉस नहीं हुआ, रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है। अब अगर 20 लाख के नीचे का टर्नओवर आप चाहो तो करवा सकते हो, लेकिन उस दिन से आपके साथ दो घटनाएं जुड़ जाएगी। पहला, आपको आईटीसी का बेनिफिट मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि अगर आपने टैक्स पे किया है और वो बिजनेस पर्पस के लिए है तो भाई आपको आईटीसी का बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूँ, मैंने घर पे एक एसी खरीदा, घर के लिए एक एसी खरीदा, ठीक है, और उस एसी के ऊपर मैंने जीएसटी पे किया, तो क्या मुझे आईटीसी का बेनिफिट मिलेगा? नहीं मिलेगा। सिंपल चीज़ है। क्यों? क्योंकि वो कौन से होम पर्पस के लिए है, वो बिजनेस पर्पस के लिए नहीं है। दूसरा चीज़ क्या बोलता है? ठीक है, गवर्नमेंट सेकंड कंडीशन क्या बोलता है कि अगर आपको आईटीसी का बेनिफिट लेना है, इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट अगर आपको लेना है, तो सबसे पहले आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जीएसटी पेड करना पड़ेगा। ठीक है, क्या पे करना पड़ेगा? जीएसटी पेड करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब आप जाते हो, प्रोडक्ट खरीदते हो, प्रोडक्ट खरीदने के बाद आप जीएसटी पेड करके आते हो। क्लियर? और पेड करने के तुरंत बाद आप आ रहे हो आईटीसी के पोर्टल और बोला आईटीसी क्लेम कर रहे हो, मिलेगा क्या? नहीं। पेड किया, वेरी गुड, आपने अच्छा पे किया, लेकिन आप बिजनेस एंटरप्राइजेज हो। पहले क्या करो, आपने जो प्रोडक्ट के ऊपर आईटीसी क्लेम कर रहे हो, पहले वो प्रोडक्ट बेचो, जीएसटी कलेक्ट करो, उसको जीएसटी पेड के साथ राइट ऑफ करो, फिर आपका जीएसटी पेबल या नहीं बनेगा। मतलब कैसा? रणवीर सिंह ने अगर मेरे को माल बेचा, ठीक है, रणवीर सिंह ने अगर मेरे को माल बेचा तो मैं हो गया बायर और ये हो गया सप्लायर। सिंपल चीज़ है। तो सबसे पहले मैंने माल खरीदा है तो भाई मेरे को तो आरसीएम का फैसिलिटी यानी मेरे को आईटीसी चाहिए, इनपुट टैक्स क्रेडिट चाहिए। तो मैं क्या करूँगा? मैं बोलूँगा ठीक है, बिल बना, बिल के ऊपर लिखा 3 लाख रुपए जीएसटी पे करने का। तो मैं तुरंत बिल लेके आईटीसी वाले के पास पहुंच गया कि मेरे को आईटीसी क्लेम करके चाहिए। बोलेगा नहीं, क्या आपका सामान आपके पास तक पहुंचा क्या?
नहीं, आपने माल खरीदा, आपने 3 लाख रुपया जीएसटी पे किया, पहले आपको आपका सामान आपके गोडाउन तक पहुंचने दो, पहले आपका सामान आपके गोडाउन तक पहुंचने दो, फिर सोचते हैं क्या करना है। चलो रणवीर सिंह का सामान मेरे गोडाउन में पहुंच गया, अब आईटीसी क्लेम कर सकते हैं क्या? नहीं, गवर्नमेंट बोलती है पहले क्या करो, इसको सेल करो, जीएसटी कलेक्ट करो, उसके बाद मतलब कैसा, मैं जा रहा हूं, मैं सामान खरीदा, मैं सामान खरीदने का जीएसटी पे करो, जीएसटी पे करेगा, आईटीसी क्लेम करूंगा, आईटीसी का जो पैसा मेरे अकाउंट में आएगा, ऐसे 15 लोग खड़े हो जाएंगे तो 15 लोगों का पैसा, लेकिन उसके बाद का ट्रांजैक्शन में पैसा मिल रहा है क्या, वो देखना है। आईटीसी किसको मिलता है? रेसिपिएंट को मिलता है, मतलब मेरे को मिलेगा। अगर रणवीर सिंह ने रॉ मटेरियल खरीदा है, ठीक है, और वही चीज प्रोसेस करके बेचा है, तो रणवीर सिंह को आईटीसी का बेनिफिट मिलेगा, कस्टमर को नहीं मिलेगा। समझा? मैं क्या कर रहा हूं, खरीदने पे जीएसटी दे रहा हूं, बेचने पे जीएसटी कलेक्ट कर रहा हूं, तो कलेक्शन और पेड दोनों ट्रांजैक्शन करने की वजह से आईटीसी मिलेगा। एक ट्रांजैक्शन पे आईटीसी कभी नहीं मिलेगा। आप पेड करके आ रहे हो और आईटीसी मांगोगे नहीं मिलेगा, आप कलेक्ट करो आईटीसी मांगो नहीं मिलेगा, दोनों साथ में कर रहे हो आपको आईटीसी का क्लेम मिलेगा। तो आपको जीएसटी के दायरे में रहना है, तो आपको टैक्स कलेक्ट भी करना है, टैक्स पेड भी करना है, और तब जाके आपका सेट ऑफ होने वाला है। क्लियर है ना? टैक्स पेबल बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, अंडरलाइन करो बेटा, कॉमर्स ऑपरेटर। The government may notify specific category of service the tax on supplies on which the shall be paid by electronic commerce operator as if such services are supplied through it। यानी अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर की मदद से किसी भी तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड की है, तो भाई आपको कैलकुलेशन में ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी। क्यों? ऑनलाइन है सब। बट अगर सेंट्रल की बात आएगी बेटा, तो if the ECO is located in taxable territory or person liable to pay tax is the ECO, मतलब अगर वो इंट्रा स्टेट में है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर अगर इंट्रा स्टेट में है तो सी और एस दोनों का कैटेगरी आता है। बट अगर वो इंटर स्टेट में आता है तो जो बंदे ने, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर वाला जो है, वो बंदा जीएसटी पे करेगा। एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है? ओला उबर मालूम है ना? सुना है? मैंने भी सुना है। अगर आपने एक जगह से दूसरी जगह आप जा रहे हो, मतलब विद इन द स्टेट आप ट्रैवल कर रहे हो ओला उबर, ठीक है, की मदद से, तो आपका एक बिल जनरेट होगा, उस बिल के ऊपर सी और एस दोनों लगेगा। सिंपल। कौन पे करेगा? अगर एक कंपनी आई, उसने बोला हम लोग इंटर स्टेट में भी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी देंगे, ठीक है, इंटर स्टेट में भी क्या देंगे? फैसिलिटी देंगे। क्लियर? मतलब अगर आपको महाराष्ट्र से निकल के दिल्ली जाना है बाय रोड, बाय टैक्सी, बाय ओला उबर, तो वी आर रेडी टू पे। आया ना? पैसा तो मैं ही देने वाला, बट हु इज गोइंग टू पे द टैक्स? द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर विल गोइंग टू पे द IGST। कलेक्ट तो मेरे से ही करेगा वो, ठीक है, कलेक्ट तो मेरे से ही करेगा, बट नाम क्या होगा चेंज, एक इंट्रा में और एक इंटर में। क्लियर? हाँ है ना? नेक्स्ट देखो, if the ECO does not have physical presence in the taxable territory, तो सेंट्रल GST, जैसे स्विगी देखा है, किसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है क्या? किधर ऑफिस है उसका? ऑफिस मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज होती है, ऑफिस है नहीं, देयर इज नो फिजिकल, इट इज अ सिस्टम बेस्ड बिजनेस, सिस्टम पे चल रहा है सब, एप्लीकेशन बेस्ड इंडस्ट्री है। ओला उबर एप्लीकेशन, गाड़ी किसका? ड्राइवर का। मेरा गाड़ी, मेरा पेट्रोल, मेरा सर्विसिंग, मेरा मजदूर, मैं 12 घंटा ड्यूटी कर रहा हूँ, मेरा मजदूर 12 घंटा ड्यूटी कर रहा हूँ, और कल में उसमें जो भी पैसा मिलेगा उसका एक हिस्सा मुझे उसको देना, बाकी का मेरे को रखने का है। ये क्या हो गया? सिस्टम चल रहा है, इसकी वजह से ना। लॉस तो मेरे को है, वो बात की बात है, वो सेकेंड पार्ट हो जाता है, ठीक है। बट ओला का क्या? कुछ नहीं। उबर का क्या? कुछ नहीं, ना तो पेट्रोल डलाते हैं ना कुछ, खाली वो बिजनेस ला कर देते हैं, उसका वो पैसा लेते हैं।
तो ये इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस किधर है? ठीक है, देयर इज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। क्लियर? हाँ ना। और द लायबल टू पे टैक्स इज द पर्सन रिप्रेजेंटिंग द ईसीओ, यानी हु इज गोइंग टू पे द आईजीएसटी, जो उसको रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मैं उबर की बात करूंगा तो उबर को रिप्रेजेंट करने वाला फिलहाल तो मैं होएगा, तो मैं पे करेगा टैक्स। सिंपल, आईजीएसटी मैं पे करेगा। क्लियर? फिर इफ द इको हैज नेदर द फिजिकल प्रेजेंस नॉर द रिप्रेजेंटेड टैक्सेबल टेरिटरी, यानी जहां पर आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर का ना ही कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है और ना ही उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव अवेलेबल है, तो इन दैट केस, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर क्या करेगा? वो तो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड है, तो वो सिर्फ ट्रांजैक्शन करेगा। समझा? वो सिर्फ क्या करेगा? पेटीएम क्या होता है? अगर मुझे गांव में पैसा भेजना है, ठीक है, तो क्या पेटीएम टैक्स पे करता है? आईजीएसटी अगर मैंने सपोज मैंने यहाँ से बैठे बैठे अगर 25,000 मैंने यूपी में किसी को ट्रांसफर किया रहेगा, तो आईजीएसटी भरेगा क्या? वो सीजीएसटी भरता है, एसजीएसटी। तो ट्रांजैक्शनल के ऊपर कहाँ टैक्स लगता है? समझा? वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रांजैक्शंस, तो ट्रांजैक्शंस के ऊपर टैक्स नहीं लगता है। ट्रांजैक्शनल वैल्यू के ऊपर यहाँ पे टैक्स, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की बात कर रहा हूँ मैं। वी आर टॉकिंग अबाउट ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। ठीक है, अभी देखो, गुड्स इंपोर्टेड इनटू द इंडिया। अभी सीधी बात है भाई, मैंने उस दिन क्या बताया था? इंपोर्ट रहेगा तो क्या लगेगा? आईजीएसटी। तो वहाँ पे सी और एस लगेगा क्या? नहीं लगेगा। सिंपल है, हाँ ना। देखो उसके बाद पेज नंबर 79 पे लेवी ऑफ जीएसटी दिया है, मिला? अभी इसमें 4 टाइप्स आ गया, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और आईजीएसटी हो गया। क्लियर? बेसिस ऑफ चार्ज देखो बेटा, सीजीएसटी का फुल फॉर्म सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो कहाँ पे लेवी होगा? सेंट्रल पे। ये सीजीएसटी कहाँ पे अप्लाई होता है? इंट्रा स्टेट। सेकेंड पॉइंट दिया देखो, इंट्रा स्टेट सप्लाईज। थर्ड, एक्सेप्ट सीजीएसटी किसके ऊपर नहीं लगता? अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। वैल्यू, सीजीएसटी की वैल्यू कितनी होगी? पहला, जो जीएसटी होगी इसकी वैल्यू का आधा या एसजीएसटी की वैल्यू के इक्वल में। समझा? सीजीएसटी की वैल्यू कितनी होगी? पहला, जीएसटी की वैल्यू का आधा या एसजीएसटी की वैल्यू के इक्वल में होगी। सिंपल, या ऐसा बोल सकते हैं जो सेक्शन 15 में नोटिफाइड रहेगा वो। सर सेक्शन 15 क्या है? शेड्यूल ए गुड्स, शेड्यूल बी गुड्स वगैरह रहता है। जो लोग ने कैटेगरी 0% कैटेगरी, A1% ऐसा कैटेगरी किया हुआ है। ठीक है, वैल्यू जो हमने ऑलरेडी वैल्यू ऑफ सप्लाई में पढ़ा हुआ है। ठीक है, रेट्स, सीजीएसटी शैल बी लेविड एट द सच रेट नॉट एक्सीडिंग 20% as may be notified by the government on the recommendation of the council। यानी सीजीएसटी 20% के ऊपर हो नहीं सकता। अभी के टाइम में सबसे ज्यादा जीएसटी रेट 28% है। अब 28% का हाफ कर कितना होता है? 14। तो सीजीएसटी कितना? 14% हुआ, तो 20 थोड़ी ना क्रॉस हो रहा है। कलेक्टेड, ठीक है, सीजीएसटी शैल बी कलेक्टेड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड इन द रूल्स एंड पेड। एसजीएसटी शैल बी पेड बाय द टैक्सेबल पर्सन, यानी जिसको टैक्स भरना है वही भरने वाला है। आईजीएसटी का भी सेम पैटर्न में दिया देखो, लेवी, द लेवी शैल बी कॉल्ड द इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, इंटरस्टेट सप्लाई पर लगता है, इंपोर्ट पर भी क्या लगेगा? आईजीएसटी लगेगा। रेट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 40%। अरे सिंपल है, एसजीएसटी का कितना था? सीजीएसटी का 20% के ऊपर नहीं होना चाहिए, तो आईजीएसटी भी 40 के ऊपर नहीं हो सकता। समझा क्या? क्लियर? पक्का? आगे आप लोग रीड करोगे तो देखो आपको वही सब मिलेगा। लोकेशन ऑफ सप्लाई एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इन सेम स्टेट, इन डिफरेंट स्टेट, आईजीएसटी, इंट्रा जीएसटी सब वही लगेगा। इंट्रा रहेगा तो सी और एस लगेगा, इंटर रहेगा तो आईजीएसटी लगेगा। ठीक है, उसके बाद लायबिलिटी टू पे जीएसटी। नेक्स्ट कॉलम देखो, लायबिलिटी टू पे जीएसटी। पहला क्या दिया है? फॉरवर्ड चार्ज। फॉरवर्ड चार्ज मतलब जिसको हम लोग सर्विस या गुड सप्लाई कर रहे हैं, द पर्सन इज गोइंग टू पे दी जीएसटी। अगर मैं आपको सामान बेचो तो आप मुझे जीएसटी पे करोगे। ठीक है, अगर मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ तो आप मुझे जीएसटी पे करने वाले। तो फॉरवर्ड चार्ज में क्या होता है? आगे वाला, सामने वाला बंदा क्या देता है? जीएसटी पे करता है। क्लियर? रिवर्स चार्ज में क्या होता है?
रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई, तो यहाँ पे रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई कौन है? रेफरी, या एक को देगा दूसरे को रिसीव करेगा, तो रेसिपिएंट ऑफ अ सर्विस विल बी चार्ज RCM, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। एंड थर्ड, ई कॉमर्स, ई कॉमर्स में कौन आता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, मतलब ओला, उबर, जोमेटो, स्विगी, ये सब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर माने जाते हैं। क्लियर? ठीक है, क्लियर? अभी देखो नोटिफाइड रेट, देखो रेट ऑफ टैक्स, नोटिफाइड रेट्स मिला क्या? 4 टायर रेट स्ट्रक्चर, 4 रेट दिया देखो वहां पे। द रेट्स have been fixed at 5%, 12%, 18%, 28%. Other rates also applicable are 0.25% and 3%. Clear? Revenue neutral rate is 18%. Goods services which are basic necessities, 18% किस पे लगाया जा रहा है? देखो रेवेन्यू न्यूट्रल रेट। दूसरा गुड्स एंड सर्विस विच आर बेसिक, जो जरूरतमंद की चीजें है वो सारे पे 12%। इसेंशियल, जिसके बिना आपकी जिंदगी गुजर बसर हो ही नहीं सकती, उसके ऊपर 5%। और डीमेरिट या लग्जरी गुड्स और सर्विसेज जिसके ऊपर 28%, प्लस सेल्स। सेज में क्या आएगा? कृषि कल्याण सेज आ जाता है, स्वच्छ भारत सेज आ जाएगा। हाँ, सेज में ये 2 है। क्यों? कहाँ सिखाया था? एजुकेशन वाला वो पहले था, ये मोदी सरकार है, इसमें 2 सेज आता, कृषि कल्याण सेज आता है और स्वच्छ भारत सेज आता है। 28% प्लस अलग से अलग वो सेज लगेगा। ठीक है, अभी देखो अभी डिवाइड कैसे हो रहा है वो देखो, डिवाइड कैसे हो रहा है तो मालूम है ना बेटा आपको? वो तो जो रेट दे वो IGST हो गया, उसका आधा S में, उसका आधा C में हो जाएगा, वो अलग से, वो GST। क्लियर? चलो इलस्ट्रेशन 1 पे आ जाओ बेटा, इलस्ट्रेशन 1 पे आ जाओ। मिस्टर M, बेटा क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 82। Mr. M of Mumbai supplied goods and services for 20,000 to Mr. P of Pune. ठीक है, मुंबई का बंदा है, पुणे को सर्विस दे रहा है। तो सबसे पहले द प्लेस ऑफ अ सप्लायर इज एंड द लोकेशन ऑफ सप्लाई इज। बेटा क्या कर रहे हो? लोकेशन ऑफ अ सप्लायर क्या है? मुंबई। प्लेस ऑफ अ सप्लाई क्या है? पुणे। सिंपल। तो उसमें इंट्रा स्टेट के इंटर स्टेट, इंट्रा क्या लगेगा? CGST एंड SGST। अब बेटा CGST SGST रेट ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज 9% ईच, नहीं यानी 9% S और 9% C। फाइंड द फॉलोइंग टोटल प्राइस चार्ज बाय मिस्टर M and who is liable to pay GST? कौन GST पे करेगा? ठीक है, who is going to liable to pay the GST? GST कौन पे करेगा? कलेक्ट कौन करेगा? M करेगा। तो पे भी कौन करेगा? पेबल। पेबल बोला, पेबल मतलब सरकार को कौन पे करेगा? M पे करेगा। ध्यान से देखो बेटा, सबसे पहला आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना है? 20,000। उसका CGST 9% बोला है, SGST 9%, तो कैलकुलेटर में 9 आ जाएगा। दोनों को ऐड कर दो, कितना हो गया? 23,600 है ना? तो ये 23,600 कलेक्ट कौन करेगा? M। तो उसका GST जो जाएगा वो पे कौन करेगा? M ही पे करने वाला है। ठीक है, करने की जरूरत है क्या? पक्का? सेकंड सम देखो बेटा, मिस्टर C ऑफ तमिलनाडु, C किधर का है? तमिलनाडु। सप्लाइड गुड्स एंड सर्विसेज फॉर 20,000 टू मिस्टर M ऑफ महाराष्ट्र। बेटा प्लेस लोकेशन ऑफ सप्लायर तमिलनाडु, मिस्टर C। लोकेशन ऑफ सप्लायर तमिलनाडु। ठीक है, आपका प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र।
तो ऑब्वियसली आपका नेचर क्या माना जाएगा? इंटरस्टेट। तो आपको कौन सा टैक्स पे करने का है? IGST पे का, और यहाँ पे शायद IGST ही दिया है। 9 क्या बोला? CGST एंड SGST रेट ऑन द सप्लाई ऑफ द गुड्स 9% ईच एंड IGST रेट इज 18%। तो आप 18% चार्ज करोगे कि 9 अलग करोगे? सिंपल 18 चार्ज करोगे। क्लियर? यानी वहां पे आपको C और S कंफ्यूज करने के लिए दिया है। क्लियर? यहाँ पर ही आपकी स्मार्टनेस दिखानी है। हम सीख क्या रहे? वही तो सीख रहे हैं। इंटरस्टेट रहेगा तो IGST लगाओ, तो जहां पे I आएगा वहां पे C और S नहीं आएगा, और जहां पे C और S आएगा वहां पे I नहीं आएगा। सिंपल। क्लियर? तो सीधा का सीधा 20,000 का 18% 3,600। एंड हु इज गोइंग टू पे द टैक्स? मिस्टर C ऑफ तमिलनाडु विल गोइंग टू पे द टैक्स। समझा? बेटा पेज क्वेश्चन नंबर 3 देखो। मिस्टर M is an agriculturist, that is farmer. कौन है वो? फार्मर। Cultivating cashew nuts, not shelled or peeled in the state of Maharashtra. These goods are sold to Mr. R Industries for 2,50,00,000 rupees, a registered person in the state of Maharashtra. Applicable rate of CGST and SGST is 2.5%. You are required to answer the following. Who is liable to pay the GST? And second, net liability of GST. बेटा दो चीज ध्यान से समझो मैं क्या कह रहा हूं। आपका लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है? स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। सप्लायर मतलब वो कैश्यू नट कौन सप्लाई कर रहा है? फार्मर। फार्मर का बेटा नाम क्या है? M। कौन है ये? कहाँ रहता है? महाराष्ट्र में रहता है। ठीक है, अब बेटा ध्यान से देखो, ये है क्या? पेशे से क्या है? फार्मर है। समझा? और जैसा कि आप सबको पता हमारा देश कृषि प्रधान देश है, तो इसीलिए हमको टैक्स लगना है, इसको तो टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। अब दूसरी चीज, उसका दूसरा नेचर क्या वाला? उसने जो कैश्यू नट पता है क्या होता है? काजू। उसका छिलका तक नहीं निकाला है, तो किसको? अब छिलका रहता, प्रोसेस हुआ है क्या? नहीं। तो उसने प्रोसेस भी नहीं किया, मतलब उसने ओरिजिनल प्रोडक्ट बेचा है। किसको बेचा है? राज इंडस्ट्री को बेचा है। अरे है ना, R इंडस्ट्रीज, दैट इज कुछ भी नाम हो जाएगा, R इंडस्ट्री को बेचा है। तो अब यहाँ पे R इंडस्ट्री विल गोइंग टू पे द टैक्स। 2.5 करोड़ का GST निकालो। चलो 2.5%, 2.5 करोड़ का 2.5% निकालो। CGST 6250, 2.5 करोड़ का 6250, तो CGST आपका 6,25,000 और SGST भी 6,25,000 आएगा। पहला क्वेश्चन था हु इज लायबल टू पे द GST, तो राज इंडस्ट्री, मेसर्स राज इंडस्ट्री विल गोइंग टू पे द GST। पहला एक्चुअली होता क्या है? लोकेशन ऑफ अ सप्लायर, यानी जो सप्लायर होता है वो पे करता है, बट ये इसका स्टेटस क्या है? एग्रीकल्चर है भाई। ठीक है, फार्मर है, इसीलिए भाई साहब को कुछ भरने का जरूरत नहीं है। अरे समझे? अच्छा बताओ अगर ये किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल करेगा तो हु इज गोइंग टू पे द टैक्स? लोकेशन ऑफ सप्लाई पे करेगा। गुच्चा देता तेरे को बेटा। फार्मर तो ऐसे ही चला गया, अनरजिस्टर्ड पर्सन मतलब ये रजिस्टर्ड ही नहीं है, अच्छा फार्मर ही पे देगा, तो टैक्स लगेगा ही नहीं। तो टैक्स लगेगा ही नहीं, सिंपल चीज है। अनरजिस्टर्ड फार्मर इज नॉट अ रजिस्टर्ड। ठीक है, सामने वाला भी रजिस्टर्ड नहीं है, तो क्यों टैक्स चार्ज करने का? टैक्स क्यों करने का? ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 4 देखो बेटा। बेसर्स M प्राइवेट लिमिटेड इज अ डिस्ट्रीब्यूटर और सेलिंग एजेंट ऑफ लॉटरी टिकट। आ गया तुम्हारे मुद्दे की बात, जुआरी लोग। ऑथोराइज्ड बाय द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। हाँ बेटा, ऑथोराइज्ड बोला वहां पे,
अनऑथोराइज नहीं बोला है, ऑथोराइज मतलब भाई गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया है. Who is liable to pay the GST and also find GST liability? सबसे पहला पर्टिकुलर में देखो क्या दिया बेटा, फेस वैल्यू ऑफ टिकट एंड नंबर ऑफ टिकट सोल्ड. दो है, एक महालक्ष्मी प्रिंटेड टिकट्स लॉटरी रन बाय स्टेट गवर्नमेंट और भाग्य लक्ष्मी ऑनलाइन लॉटरी ऑथोराइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट. State of lottery shall attract GST rate as under. Nature of trial, lottery run by state government 6% CGST, 6% SGST. और lottery authorized by state government 14% CGST plus 14% SGST. सिंपल. तो आपको पता करना है कि आपकी GST लायबिलिटी कितनी है. अरे सिंपल, अरे हाँ है ना, सिंपल समय बेटा. खाली क्या करना है आपको, उस प्रेजेंटेशन पे खाली यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा. ठीक है, सबसे पहला 2 लॉटरी टिकट्स बोला है. एक का नाम महालक्ष्मी, महालक्ष्मी लॉटरी और दूसरा भाग्य लक्ष्मी. ठीक है, क्लियर. अब इनका नेचर क्या है. पहला महालक्ष्मी लॉटरी, लॉटरी रन बाय स्टेट गवर्नमेंट. लॉटरी रन बाय स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है, और यहाँ पे लॉटरी ऑथोराइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट. प्रॉब्लम दो चीज है. आगे इसका पहले देखो ट्रांजैक्शनल वैल्यू क्या है, एग्रीगेट फेस वैल्यू क्या रहेगा. सबसे पहले नंबर ऑफ टिकट सोल्ड. पहला 2,50,000 हाँ सर. और यहाँ पे 2,35,000. 2,35,000. हाँ सर. प्रॉब्लम. अब आपका फेस वैल्यू दिया वहां पे, हाँ सर. फेस वैल्यू पहले वाले का फेस वैल्यू 10 रुपीज है, सेकेंड वाले का फेस वैल्यू 500 रुपीज है. सिंपल. टेक द टोटल, मल्टीप्लीकेशन करो. इसका 25 लाख और इसका 11 करोड़ 75 लाख. प्रॉब्लम. ये हो गया आपका ट्रांजैक्शनल वैल्यू, एसेसेबल वैल्यू, कुछ भी बोल सकते हैं हम लोग. ठीक है, ट्रांजैक्शनल. 75 लाख. ठीक है, अब इसके बाद आपको जीएसटी लायबिलिटी कैलकुलेट करना है. जीएसटी लायबिलिटी बेटा, जीएसटी में दो चीजें, एक सीजीएसटी और एक एसजीएसटी. ठीक है, पहला फर्स्ट वाले में देखो कितना परसेंट बोला है, 6%. कैलकुलेटर 25 लाख का 6% लो. 1,50,000 विल बी सीजीएसटी, 1,50,000 विल बी एसजीएसटी. और सेकंड क्या बोला है, 40%. तो कैलकुलेटर में 1 करोड़ 64 लाख 50,000. 50,000. 1 करोड़ 64 लाख 50,000. कोई दिक्कत. तो आपका जीएसटी लायबिलिटी निकालो टोटल करके. इधर 3 लाख आ गया, 3 करोड़ है, 3 करोड़ 29 लाख. तो ये हो गया आपका जीएसटी लायबिलिटी. प्रॉब्लम, डिफिकल्टी, पक्का, श्योर. लिख, कॉपी करो पहले फटाफट.